आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट पार्ट 2 की। तो इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पे एक लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसके अंदर हमने बात करी थी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और वहां पे मैंने दो कंडीशंस आपको दिखाई थी और उन दोनों कंडीशंस से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो टाइप का होता है। तो वहाँ पे एक प्लस आई हमने बात करी थी और दूसरा होता है माइनस आई। इसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट बातें इनके फैक्ट्स के बारे में कि कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, कितने एटम तक लगेगा, सही है, उसके बारे में हमने बात करी थी। इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को जो है वो समझने की कोशिश करी थी इंडक्टिव इफेक्ट से। तो वहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए थे या जो एटम लगे हुए थे वो माइनस आई वाले थे। तो माइनस आई की हेल्प से हमने कोशिश करी थी उस क्वेश्चन को करने की और हमने उसका आंसर बनाया था, उसका ऑर्डर हमने बनाया था कि कैसे माइनस आई जो है उसकी हेल्प से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी स्थायित्व को चेक करते हैं, सही है। तो आज हम जो है वो माइनस आई का ऑर्डर लिखेंगे, उसके बाद और उसके क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइनस आई के ऑर्डर से। माइनस आई जो है उसका क्रम मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता लगे कि कौन से ग्रुप या कौन से एटम का माइनस आई ज़्यादा होता है और कौन से का कम होता है। तो माइनस आई की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा माइनस आई जो लगता है वो लगता है NF3 का। यहाँ पे तीसरा फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन जो है उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सही है। टेट्रावेलेंट नाइट्रोजन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद जो आता है माइनस आई के क्रम में वो होता है NR3। तो यहाँ पे दूसरा एल्काइल और यहाँ पे तीसरा एल्काइल। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद NR3 जो है इसके बाद यहाँ पे आता है N डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट के साथ ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रो समूह NO2। यहाँ पे कितने लोन पेयर रहेंगे, 2। NO2 के बाद जो ग्रुप आता है वो होता है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड के साथ N। क्लियर। यहाँ पे लोन पेयर आप दिखाना चाहें तो दिखा दें, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो यहाँ पे रहता है साइनाइड, और इसके बाद यहाँ पे रहता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे रहेगा H, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसके बाद यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे रहेगा एल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन को हटा के अगर एल्काइल लगा दे, और इसके बाद यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा OH, मतलब एसिडिक ग्रुप। तो देखो कार्बोनाइल को हमने कवर कर लिया है, एल्डिहाइड ले लिया मैंने वहाँ पे। उसके बाद अगर हाइड्रोजन को हटा के कोई एल्काइल लगा दे, सही है, तो इधर एल्काइल समूह एक तरफ। यहाँ पे डिपेंड करेगा कोई भी ग्रुप है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ ही जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके बाद हमने एसिडिक को ले लिया है, तो एसिडिक के बाद जो ग्रुप आता है वो होता है हैलोजन्स, फ्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, और इससे कम होता है आयोडीन। क्लियर। इसके बाद आता है OR और इससे कम होता है OH, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे OH। OH के बाद अगर बात करें तो OH के बाद हमारा जो ग्रुप आता है वो होता है एल्काइन। तो यहाँ पे C, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH, ये एल्काइन हो चुका है। एल्काइन के बाद की अगर हम बात करें तो एल्काइन के बाद यहाँ पे रहता है NH2, और जो NH2 होता है एमिनो ग्रुप जो होता है वो लगभग बराबर होता है फेनिल रिंग के। तो फेनिल रिंग की स्ट्रक्चर बना लीजिए आप यहाँ पे, फेनिल रिंग, इसके ऊपर एक वैलेंसी आप फ्री दिखा दीजिए, बन गया PH, या इसको आप लिख लीजिए या करके PH या फेनिल, सही है। इसके बाद हमारे पास आता है इससे कम एल्कीन, तो एल्कीन रहेगा CH डबल बॉन्ड के साथ CH2, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का माइनस आई होता है 0, सही है। तो ये माइनस आई का ऑर्डर है, इसको आप लिखिए, फिर मैं इसको याद करवाता हूँ कि इसको आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि आपको ऑर्डर अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहे तो सिर्फ आपको इतनी बात तो कम से कम पता होनी चाहिए कि कौन सा एटम और कौन सा ग्रुप जो है वो कहाँ पे रहता है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सही है। तो ये कहानी रहती है इसका, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको जो है वो लिखने में थोड़ा टाइम कम लगेगा, अदरवाइज आप इसको लिख लें ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखो इसको याद कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन में NF3 जो है वो सबसे आगे क्यों आया, तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और हमेशा याद रखना
कभी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, वो पागल हो जाता है। उसको क्या करना है, उसको इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। तो देखो, एक तो वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, उसके साथ साथ इसके ऊपर आवर्त सारणी का अंबानी लगा हुआ है, और वो भी कितने, 3। तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और अगर कमी होगी तो वो क्या करेगा, जहां पर भी जुड़ेगा, ये फ्री वैलेंसी दिखा रही है कि ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, तो फ्री वैलेंसी है, इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा होगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा होगा, उससे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो एक तो खुद ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, ऊपर से 3 सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु लगे हुए हैं जो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो ये पड़ोसी को परेशान करेगा। इसके बाद देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन फिर से परेशान है, उसके वो 4 बॉन्ड बने हुए, तो ये यहाँ पे भी कौन आ गया, NR3। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो वो क्या करेगा, पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ताकि इस धनावेश में कमी हो। क्योंकि हमेशा याद रखना, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, अपने ऊपर चार्ज कोई लेना पसंद नहीं करता है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। सही है, तो धनावेश जो है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन। इसके बाद देखो कौन आया है, NO2। तो ये NO2 इसके बाद इसलिए आया है क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड से अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा है। क्या, तो ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु डबल बॉन्ड को अपने ऊपर खींचने की क्षमता रखता है। तो अगर ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर खींच लेगा तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। और यहाँ पे कितने परमाणु लगे हैं जिनकी विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 2 लगे हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो परेशानी में है। तो क्या होगा, इसके बाद कौन आएगा, NO2। इसके बाद देखो कौन है, साइनाइड है। सही है, इसके बाद कौन है, यहाँ पे एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे भी देखो कार्बन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड से कौन लगा है, ऑक्सीजन, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट अगर होता है तो किस पे होगा, ऑक्सीजन पे। सही है, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बोनिल का कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तो कार्बोनिल के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो ये एक तरीका है जिससे आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं। ये बातें यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि किसी भी ग्रुप का या किसी भी परमाणु का -I जो है वो क्यों ज्यादा होता है। तो वो तरीका मैंने आपको बताया है कि ये NF3 सबसे आगे क्यों आया है। तो ये तो कहानी किसकी हुई है, ये ऑर्डर की कहानी हुई है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। सही है, 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, तो क्वेश्चन को आप लिखिए। यहाँ पे सबसे आगे जो है आपको एक सवाल बना के दिखाना है। सवाल जो है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। मैं सवाल को लिखता हूँ बोर्ड पे, आपको करना है और आपको यहाँ पे बताना है निम्न यौगिकों के स्थायित्व का घटता क्रम। सवाल लिख लें, निम्न यौगिकों के स्थायित्व का घटता क्रम लिखें, घटता क्रम लिखें। ठीक है, ऑर्डर अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इसी की आपको हेल्प लेनी है। ए जो कंपाउंड हमारे पास है वो है NO2, इसके साथ है CH2, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O-। फिर B जो यौगिक है इसके अंदर आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ CO-। C जो कंपाउंड है इसके अंदर आपको लगा करके दे दिया है फ्लोरीन, इसके साथ CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ है माइनस। ये क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है, चेक करना है अकॉर्डिंग टू -I। सही है, बाकी अभी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने पहले से भी GOC पढ़ रखी है तो उसको अभी आप साइड में रख दीजिए, सिर्फ -I से आपको इस सवाल को करना है। मैंने आपको कल तरीका बताया था कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी का सवाल पूछ ले तो आपको देखना है कि क्या आपको दिए हुए यौगिक आवेशित है या अनावेशित है। तो चेक करो, तो आपको दिख रहा है कि तीनों यौगिकों में आपको ऋणावेश नजर आ रहा है। इसका मतलब पहली बात से तो हमारा सवाल नहीं होगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे सारे यौगिक आवेशित हैं, तो अनावेशित अगर कोई होता तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होता, लेकिन यहाँ पे तीनों आवेशित हैं, तो पहली बात तो लागू नहीं हो रही है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अब आपको देखना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि आवेश जो है, अब आवेश को कैसा है, यहाँ पे ऋणावेश है, तो आवेश में सबसे ज्यादा कमी कहाँ हो रही है। आवेश में जितनी ज्यादा कमी होगी
उस यौगिक का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। बस इसी बात को अप्लाई कर दो आप तो। और आवेश में कमी कौन करेगा ज्यादा? जिसका माइनस आई ज्यादा होगा। माइनस आई का मतलब सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर माइनस आई लगाएगा तो देख यहाँ पे NO2 का कैसा इफेक्ट होता है? माइनस आई। CH2 डबल बॉन्ड CH, एल्कीन लिखा हुआ है क्या इसके अंदर? बिल्कुल लिखा हुआ, देख ये रहा CH डबल बॉन्ड CH2। क्या माइनस आई लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या लगा हुआ? माइनस आई के ऑर्डर में है, बिल्कुल है, ये रहा फ्लोरीन। इसका मतलब तीनों ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं जिनका कैसा प्रभाव है? माइनस आई। अब हमें चेक करना है कि माइनस आई ज्यादा कौन लगाएगा। तो देख यहाँ पे NO2 जो है वो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि माइनस आई प्रभाव है उसका। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो एल्कीन है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देख ये रहा एल्कीन, ये एल्कीन भी क्या सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? बिल्कुल। क्या ये फ्लोरीन भी सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? यस, बिल्कुल खींचेगा। ज्यादा कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन? तो आपको देखना है कि माइनस आई ज्यादा किसका है। तो देखो ऑर्डर में सबसे आगे कौन आ रखा है? NO2। इसका मतलब क्या है? इस ऋणावेश में सबसे ज्यादा कमी कौन करेगा? NO2। और आवेश में जितनी ज्यादा कमी होगी उस यौगिक का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन? A। इसके बाद देखो B और C में कौन होगा। तो देखो यहाँ पे एल्कीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा इन दोनों में ज्यादा माइनस आई किसका? तो आप कहेंगे सिर्फ फ्लोरीन का। फ्लोरीन आगे है और लास्ट में कौन आया है? देखो एल्कीन आया है। तो इसके बाद जो है कौन आएगा? C। और सबसे कम कौन हो जाएगा? B। आवेश में कमी एल्कीन भी करेगा लेकिन क्या होगा? A की तुलना में थोड़ी कम होगी, सही है। और आवेश में कमी C में भी होगी, फ्लोरीन में, लेकिन क्या होगा? A की तुलना में कम होगी। तो ये दोनों पीछे चले गए। अब लड़ाई किस में हुई? B और C में। तो B और C में कम कौन करेगा ज्यादा? जिसका माइनस आई ज्यादा। तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है इसलिए C आगे आ गया। और सबसे लास्ट में कौन है? B। तो ऐसे सवाल आते हैं, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा और उसकी स्टेबिलिटी पूछ लेगा। सवाल को आप लिख लीजिए, बेहतरीन सवाल है। आपसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं, सही है। सवाल खूब सारे करेंगे हम लोग, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ और हम यहाँ उसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाऊंगा मैं। तो देखो इस बात को आप, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था उसको आप लिख लेना। आवेश जो है उसमें जितनी ज्यादा कमी स्थायित्व उतना ही बढ़ेगा। हालांकि ये बात मैंने कल लिखवाई थी, ऑर्डर आपने लिख लिया होगा, सही है। इसको हटाता हूं यहां से। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सवाल जरूर आप लिख लें और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो जरूर पूछ लें। आप धैर्य रखें जरूर भाई, सही है। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको निराश नहीं होना है। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, जरूर आपको समझ में आएगा। देखो एक बात समझना, अगर आपको कभी भी एरो बना के भले आप लिख लें, अगर आपको किसी भी एग्जाम में ये पूछ ले कि अम्ल की अम्लीयता कहाँ पे ज्यादा होती है, सही है। तो मान लीजिए आपको 2 अम्ल दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कितने भी अम्ल आपको दे सकता है। तो अगर कार्बनिक अम्लों की अम्लीयता की हम बात करें तो जब भी आपको कार्बनिक अम्लों की अम्लीयता का सवाल पूछ ले कि कौन अम्ल ज्यादा अम्लीय होगा और कौन कम अम्लीय होगा, तो उस सवाल को आपको कैसे करना है। तो हमेशा याद रखना, कार्बनिक अम्ल जो है, लिख लेना इस बात को, कार्बनिक अम्लों की अम्लीयता उनके संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के सीधे समानुपाती होती है, सीधे समानुपाती होती है, सही है। इस बात को समझना। मान लीजिए मेरे पास कोई अम्ल है Ha, ये मेरे पास कोई अम्ल है Ha, ठीक है। इसका जब मैं आयनन करवाता हूं तो आयनन करवाने पर ये एक तो देता है H प्लस देता है A-। H+ का मतलब ये क्या है? प्रोटॉन है, और आपको पता है अम्ल का तो काम है प्रोटॉन देना। तो अम्ल ने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन देने के बाद जो शेष स्पीसीज बचती है या शेष यौगिक जो बच जाता है,
इसी को कहा जाता है संयुग्मी क्षार। ध्यान से समझ लेना, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा जाता है? संयुग्मी क्षार। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंजुगेटिव बेस। कंजुगेटिव बेस, सही है। और याद रखना हमेशा, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व जितना ज्यादा होता है उस अम्ल की अम्लीयता भी उतनी ही अधिक होती है। तो स्थायित्व जितना ज्यादा संयुग्मी क्षार का, अम्लीयता भी उतनी ही अधिक। तो ये बात मैंने ऊपर लिखी है, इसी बात को आप नोट कर लें और इसी बात के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। जल्दी से इस बात को लिखिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ ऐसा रहने वाला है, इसको आप वापस सेम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि निम्न अम्लों की अम्लीयता का घटता क्रम लिखें। अम्लीयता का घटता क्रम लिखें। सही है। तो ये सवाल जो है आपका यही रहने वाला है, इसको आप लिख ले वापस। आगे के क्वेश्चन में भी सेम रहेगा। सही है। ऑप्शन में चेंज करता रहूंगा। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन जो है वो आपके पास कुछ ऐसा है, इसको मैं ए बना देता हूं। फ्लोरीन है, इसके साथ CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ऑप्शन बी के अंदर है, मैंने हैलोजन चेंज कर दिया है, Cl इसके साथ CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ऑप्शन सी में यहाँ पे Br इसके साथ CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। और ऑप्शन डी कुछ ऐसा रहेगा, आयोडीन इसके साथ CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। तो 4 एसिड है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास एसिटिक एसिड होता है CH3COH, उसमें अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया है और चारों में मैंने एक एक हैलोजन अटैच कर दिया है। हैलोजन चारों में डिफरेंट है। क्लियर इतनी बात। अब हमें चेक करना है कि इन चारों एसिड में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। तो तरीका हमारा वही रहने वाला। सबसे पहला काम हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले हम आयनन करवाते हैं। तो आयनन करवाएंगे तो हाइड्रोजन H+ के रूप में, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस रहेगा, इसके अंदर भी H+, ऑक्सीजन पे माइनस, H+, माइनस, H+ और माइनस। संयुग्मी क्षार हमने बना लिया है। क्लियर है। तो जब भी आपको कोई एसिड मिले, उसकी एसिडिटी का, उसकी अम्लीयता का ऑर्डर आपसे पूछे, तो सबसे पहला काम है आपको कि उसका आयनन करवाओ और उसका संयुग्मी क्षार बनाओ। तो संयुग्मी क्षार बन चुका है, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव 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 और नेगेटिव। तो ये इतनी स्पीसीज जो है ये हमारी क्या है, संयुग्मी क्षार है। अगर बात करें संयुग्मी क्षार की, तो आपको पता है यहाँ पे हमें अल्फा कार्बन पे लगे हुए जो एटम है उनको चेक करना है कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है या माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि चार्ज जितनी जल्दी कम होगा, चाहे वो ऋणावेश हो चाहे वो धनावेश हो, उससे संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ जाएगा। और संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्टेबल होता है, उसी अम्ल की अम्लता भी ज्यादा होती है। तो हमने चेक किया जब, तो देखो अल्फा कार्बन के ऊपर यहाँ फ्लोरीन लगा था, यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन लगा है और यहाँ लगा है आयोडीन। इसका मतलब ये है कि हैलोजन जुड़े हुए हैं और हैलोजन का कैसा इफेक्ट होता है, तो हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई का मतलब ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे। क्लियर है। माइनस आई का तो यही मतलब होता है, यहां Cl खींचेगा, सही है, यहाँ पे Br खींचेगा और यहाँ पे खींचेगा आयोडीन। सही है। तो यहां से सिग्मा बॉन्ड से आयोडीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो ये अपने से पीछे वाले कार्बन से खींचेगा। तो जब पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस ऑक्सीजन के ऋणावेश में क्या होगी, कमी होगी। तो देखो इस ग्रुप को मैंने पिछले लेक्चर में ओपन करके भी बनाया था, आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, कुछ ऐसी स्थिति है, बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं इधर आयोडीन की तरफ, सही है। तो आयोडीन अपने पीछे वाले कार्बन से खींचेगा, ये वाला कार्बन अपने से पीछे वाले कार्बन से खींचेगा, तो ये वाला कार्बन जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि आप जानते हैं प्रेरणिक प्रभाव जो है वो 3 परमाणुओं तक लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबके अंदर जितने भी हमारे पास 4 एसिड हैं, चारों के अंदर सेम सिचुएशन रहेगी, क्योंकि चारों के अंदर हैलोजन लगे हैं और इनका माइनस आई इफेक्ट होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, इस ऋणावेश के मान में चारों जगह ही आपको क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी। अब हमें यह देखना है कि आवेश तो चारों जगह कम हो रहा है, हमें चेक करना है कि ज्यादा कमी कहां होगी ऋणावेश में। तो आप जानते हैं अगर बात करें हैलोजन की, तो हैलोजन का माइनस आई का क्रम कुछ ऐसा होता है।
सबसे आगे फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम किसका होता है माइनस आई, आयोडीन का। तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहाँ पहले वाले एसिड के अंदर ऋणावेश के मान में सबसे ज्यादा कमी होगी। उससे कम किसमें होगी, Cl में, उससे कम किसमें होगी, Br में, और सबसे कम किसमें होगी, आयोडीन में। तो आवेश में जितनी ज्यादा कमी, संयुग्म में क्षार उतना ही स्थायी, और उस अम्ल की अम्लीयता भी उतनी ही ज्यादा। तो अगर आपसे पूछ ले कि अम्लीयता का क्रम क्या बनेगा, अम्लीयता क्रम, तो आप बता सकते हैं, क्या बताओ भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक ए, उसके बाद बी, उससे कम सी, और सबसे कम डी। ये ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा, लिख लीजिए। यहां से एक बात हमें समझनी है, क्या कह सकता हूं मैं, इस पॉइंट को आप नोटिस करना, लिखना इस पॉइंट को। तो मैं कह सकता हूं क्या कि माइनस आई प्रभाव जो है जितना ज्यादा होगा, अम्लीयता भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। या आप इसको ये लिख सकते हैं, अम्लीयता भी उतनी ही ज्यादा, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, माइनस आई प्रभाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अम्लीयता के। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसा सवाल अगर आया तो आप कर दोगे आज आराम से, बस आपको ऑर्डर पता होना चाहिए माइनस आई का। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन आप यही लिख लें, वापस रिपीट कर लें क्वेश्चन को, सही है, क्वेश्चन यही रहने वाला है हमारा। मैं ऑप्शन को चेंज कर देता हूं, ऑप्शंस को मैं चेंज करता हूं। ऑप्शंस के अंदर देखो, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा, CH3, यहां पे रहेगा C डबल बॉन्ड OH। ऑप्शन बी में मैं अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन कम करके Cl लगा देता हूं, यहां पे रहेगा C डबल बॉन्ड OH। ऑप्शन सी में मैं क्या करता हूं, ऑप्शन सी में मैं ले लेता हूं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन कम कर देता हूं, CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। और ऑप्शन डी के अंदर मैं तीनों हाइड्रोजन हटा करके कितने Cl लगा देता हूं, 3 Cl लगा देता हूं। क्लियर है इतनी बात। अब देखो हमें यहाँ पे फिर से वही काम करना है, फिर से वही काम करना है, इन अम्लों की अम्लीयता बतानी है। तो तरीका वही है, सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले हम आयनन करवाते हैं, तो करवाओ आयनन। आयनन जब करवाएंगे तो देखो क्या स्थिति बन जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस H प्लस, माइनस H प्लस, माइनस H प्लस, माइनस और H प्लस। क्लियर है इतनी कहानी, आयनन करवा लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है कि जो संयुग्मी क्षार बन गया है उसके स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो देखो जो जीरो पोजीशन होती है, जीरो पोजीशन मतलब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये जीरो पोजीशन है, इसके साथ एक ग्रुप अटैच हो रखा है, ये है CH3, और CH3 का होता है प्लस आई प्रभाव। अभी हमने पढ़ा नहीं है प्लस आई को, लेकिन आप ध्यान रखिए आगे अगले वीडियो में इसकी चर्चा होगी। प्लस आई का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, प्लस आई का मतलब ये है कि ये सिग्मा बंध से इलेक्ट्रॉन देगा, देगा अगर सिग्मा बंध से इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताओ इस ऋणावेश के मान में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी। तो सर आप कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो आवेश तो बढ़ेगा, ऋणावेश तो बढ़ेगा, पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये CH3 और इलेक्ट्रॉन दे रहा सिग्मा बॉन्ड से, इसका मतलब तो ऋणावेश बढ़ेगा। अगर बात करें ऑप्शन बी की, तो यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन कम करके मैंने किसको लगा दिया है, Cl को, और Cl का कैसा इफेक्ट होता है, तो आप कहेंगे Cl का तो माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई अगर होगा तो बताओ सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऋणावेश के मान में क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन सी में देखो यहाँ पे एक माइनस आई यहां लगा हुआ है और एक माइनस आई, इसका मतलब इस कार्बन पे कितने माइनस आई लगा दिए मैंने, दो। तो ये दोनों क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे क्या, इसका मतलब आवेश में और ज्यादा कमी होगी पहले वाले की तुलना में, क्योंकि कितने लोग हो गए हम खींचने वाले, दो। नीचे आइए ऑप्शन डी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के ऊपर मैंने कितने माइनस आई लगा दिए, तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे 3 माइनस आई लगा दिए, इसका मतलब क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगी, क्योंकि माइनस आई का तो मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना होता है, सही है। तो देखो इस कार्बन के ऊपर 3 Cl लगे हैं जो माइनस आई से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा कमी होगी, तो ये अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आवेश का मान जो है, जो ऋणावेश ऑक्सीजन पे आया हुआ है, इसके मान में और ज्यादा कमी होगी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा आवेश में कमी कहां होगी, तो कहेंगे सर ऑप्शन डी के अंदर, उसके बाद सी में, उसके बाद डी में, और सबसे कम किसमें होगी, ए में, क्योंकि ए में तो आवेश बढ़ रहा है।
और आवेश बढ़ेगा तो उस स्थिति में संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? डी, इसके बाद सी, इसके बाद बी, और सबसे कम कौन होगा? ए वाला, या एसिटिक एसिड। क्लियर? यहां से हमने क्या सीखा, पॉइंट बना करके लिखिए। मैं कह सकता हूं क्या, -I प्रभाव वाले समूहों की संख्या, वाले समूहों की संख्या अधिक होने पर अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या यही हो रहा है? अम्लीयता बढ़ जाती है। इस बात को भी आप लिख सकते हैं कि +I के कारण अम्लीयता कम हो जाती है। इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जब आपको +I पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक सवाल ऐसा मैं करवा दूंगा जिसके अंदर इस बात को मेंशन हम कर लेंगे। फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि +I के कारण अम्लीयता जो है वो कम होती है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सेकंड भी आप समझ गए होंगे, इस बात को आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर लगाना चाहे तो लगा लें, अदरवाइज ऐसे लिखते हैं। सवाल जो हमारा है वो सेम रहने वाला है, सिर्फ ऑप्शंस को मैं चेंज करूंगा। लिख लें आप, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, सीखने की बातें हैं आपको लाइफ टाइम जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जीओसी जो है वो आपको बहुत ज्यादा असिस्ट करेगा, मदद करेगा आपको। क्लियर है? तो अब मैं ऑप्शंस को चेंज करता हूं। ऑप्शन जो है वो कुछ ऐसे हमारे पास, पहला जो आपके पास ऑप्शन रहने वाला है वो है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे मैं ले लेता हूं एक हाइड्रोजन को कम कर देता हूं, एक Cl ले लेता हूं, और यहां लगा देता हूं COH। क्लियर? एसिड बनाना है हमें। ऑप्शन सी के अंदर मैं क्या करता हूं, एक कार्बन को बढ़ा देता हूं, 2 CH2 COH, और इस वाली फ्री वैलेंसी पे लगा देता हूं Cl। क्लियर है इतनी कहानी? तो देखो ऑप्शन चेंज कर दिए हैं मैंने, और अब आपको करना है वही बात आपको बतानी है कि कौन से अम्ल की अम्लीयता अधिक होगी। ये कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, तरीका वही रहने वाला है। सबसे पहला काम, आयनन करवाओ, संयुग्मी क्षार बना लो। संयुग्मी क्षार बन चुका है। अब हमें देखना है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश है उसमें सबसे जल्दी कमी, ज्यादा कमी कहां होगी। तो बात करें अगर ऑप्शन ए की, तो आपको पता है यहाँ पे फिर से कौन आ गया, मैथिल आ गया। मैथिल का कैसा इंपैक्ट होता है, कैसा इफेक्ट होता है, +I। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो उस स्थिति में ऋणावेश के मान में वृद्धि होगी। यहां तो आवेश बढ़ रहा है। ऑप्शन बी में चलिए भाई, अल्फा कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, और इसका इफेक्ट कैसा है, जो परमाणु लगाया है हाइड्रोजन को हटा करके, तो आप कहेंगे सर इसका इफेक्ट तो -I है। अगर बात करें अगर ऑप्शन सी की, तो यहां पर भी -I लगा हुआ है, यहां पर भी -I है, तो मतलब ऋणावेश कम होगा, ऋणावेश कम होगा। ऑप्शन ए तो मैं कह देता हूं कि सबसे पीछे चला गया, क्योंकि यहां तो आवेश बढ़ रहा है। अगर आवेश बढ़ रहा है तो संयुग्मी क्षार का स्थायित्व कम होगा और अम्ल की अम्लीयता भी कम हो जाएगी। लड़ाई किसमें होनी है, बी और सी में होनी है। चेक करिए ज्यादा कमी कहां होगी। मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं। एक बात मैंने आपको बताई थी कि प्रेरणिक प्रभाव दूरी के साथ साथ या दूरी बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। तो देखो यहां जो ऋणावेश है उसके और इस Cl के बीच में सिर्फ एक कार्बन है, या एक कहूं एक CH2 है जो इन दोनों को जोड़े हुए है। और यहां पे इस ऋणावेश और इस Cl के बीच में, क्योंकि यही तो कम करेगा, -I तो कम करेगा इस आवेश को, इन दोनों के बीच में कितने लोग आ गए, 2 लोग। और लोग जहां आ जाते हैं वहां दूरियां बढ़ जाती हैं। तो देखो यहाँ पे 2 लोग आए हैं, यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ दूरी ज्यादा हो गई, और दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव के मान में कमी होती है। तो यहाँ पे जो Cl-I लगा रहा है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसका मतलब आवेश में जितनी कमी B में हो रही है उतनी कमी C में नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, बी वाला अम्ल होगा, क्योंकि इसी का संयुग्मी क्षार ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा अम्लीय बी, उसके बाद सी, और सबसे कम कौन होगा, ए। यहां से हमने क्या सीखा, हर सवाल से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, इन बातों को लिख लें आप और याद रखें। यहां से हमने सीखा है कि प्रेरणिक प्रभाव जो है, प्रेरणिक प्रभाव जो है दूरी बढ़ने के साथ साथ, दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता है।
समझे या नहीं समझे भाई? तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसको लिखें आप। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूं, अगर आपके दिमाग में अगर एक बात जो है हो सकता है गलत फिट हो रखी होगी तो वो एक बार सुन लें आप। क्योंकि एक चीज जो है जो अमूमन पढ़ा दी जाती है, हालांकि वो गलत होती है, उस चीज को आप देखें। देखो हमारे पास कोई भी एसिड अगर हो, चार्ज को मैं हटाता हूं और इस बॉन्ड को दिखाता हूं, होता क्या है कि कोई भी अम्ल जो है वो H+ जो देता है, तो वो H+ जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा रहता है। सही है, क्योंकि उसी की अम्लीयता ज्यादा होती है। जो हाइड्रोजन जो है, या ये कहें जो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलता है, तो समझ जाइए आप कि वो ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको निकालना ज्यादा आसान होता है। कहने का मतलब ये है। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्थिति के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब होता क्या है, कुछ जगह यहाँ पे ऐसी बातें लिखी हुई मिल जाती हैं या पढ़ा दी जाती हैं कि Cl जो है वो -I लगाता है। इसके कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए H+ निकल जाता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। H+ का निकलना इस बात पे निर्भर करता है कि H+ के निकलने के बाद बनने वाला संयुग्मी क्षार कितना स्थायी है। तो H+ जो है ये अम्ल तभी निकालेगा जब इसको लग रहा है कि H+ निकलने के बाद मेरे ऊपर जो ऋणावेश आएगा उसको कोई ना कोई कम कर देगा। तो इसको पता है Cl बैठा है मेरे पास, अगर मेरे ऊपर आवेश आएगा H+ निकलने के बाद तो उसको कम कौन कर देगा? Cl। तो H+ का निकलना हमेशा इस पर निर्भर करता है कि H+ निकलने के बाद बनने वाला संयुग्मी क्षार कितना स्थायी है। अगर स्थायी नहीं होगा, कम स्थायी होगा, तो वहां से H+ निकालना मुश्किल होता है। तो H+ इसकी वजह से नहीं निकलता है। ये तो H+ निकलने के बाद जो स्टेबल जो कंपाउंड बनेगा, जो संयुग्मी क्षार बनेगा, उसको स्थायी बनाता है। समझे या नहीं समझे? तो हो सकता है, उम्मीद करता हूं यह बात आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर से मैंने क्लियर कर दी है। सही है, और यही कंसेप्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।